हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अगस्त फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। आपको बता दें, इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और आरबीआई सर्कुलर्स को काफी सिंप्लीफाई तरीके से हमने प्रेजेंट किया है पीडीएफ फॉर्मेट में, और क्विज भी इंक्लूड किया है, एमसीक्यू फॉर्मेट भी इसमें इंक्लूड किया है। तो आरबीआई सर्कुलर्स को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। काफी सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किए हैं। इंडियन इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस दोनों आपको इसमें मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस आपकी मेंस एग्जाम में भी काम आएगी और इंटरव्यूज में भी काम आएगी। तो ये कोर्स आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए मिलता है और पूरे साल भर जो भी आप एग्जाम देंगे सब में यही कोर्स आपका चल जाएगा। बार बार आपको बाय करने की नीड नहीं है कहीं से भी। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिलेगा कोर्स। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। Who has been appointed as the new managing director of IFCO? इफ़को के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, के.जे. पटेल। तो इफ़को के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर के.जे. पटेल को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे यूएस अवस्थी, उनका टर्म एंड हो चुका है। इफ़को के चेयरमैन है दिलीप संघानी। तो इन्होंने ही अनाउंसमेंट की है के.जे. पटेल के नेम की कि नए मैनेजिंग डायरेक्टर इन्हें बनाया गया है। अच्छा, अगर हम यूएस अवस्थी या फिर डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी की बात करें तो 31 जुलाई 2025 को मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हो चुके हैं इफ़को के। 80 की एज हो गई है इनकी और लगभग 4 दशक से ज़्यादा के समय तक ये इफ़को में कार्यरत रहे। इफ़को में इन्होंने 1976 में ज्वाइन किया था और 1993 में मैनेजिंग डायरेक्टर बने और अब तक मैनेजिंग डायरेक्टर ही रहे। इफ़को की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग से संबंधित एजेंसी है ये। विच शिपयार्ड बिल्ड द इंडियन नेवीज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी। भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो जो इंडियन नेवी है इसे एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी प्राप्त हुआ है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है और कोलकाता में इसको हैंड ओवर किया गया है। हिमगिरी या फिर आप कह सकते हैं यार्ड 3022, ये नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A की थर्ड शिप है और फर्स्ट शिप है जिसे GRSC द्वारा बनाया गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है। नीलगिरी क्लास की पहली शिप है जिसे GRSC द्वारा बनाया गया है और ओवरऑल ये थर्ड शिप है नीलगिरी क्लास की। और इससे पहले INS हिमगिरी हुआ करता था जिसे डिकमीशन कर दिया गया था 6 मई 2025 को। तो उसी को आप कह सकते हैं एक तरह से दोबारा से बनाया गया है, मतलब उसी की एक तरह से आप रेप्लिका कह सकते हैं या फिर रीइंकार्नेशन उसका किया गया है। वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया इसको और वारशिप ओवरसीइंग टीम द्वारा इसको ओवरसीन किया गया है। 14 दिसंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। ब्रह्मोस एंटी शिप एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स बेस में इक्विप्ड है। बराक 8 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स बेस में दी गई है। विच रॉकेट वॉज यूज टू लॉन्च द निसार सैटेलाइट। निसार उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, GSLV F-16।
निसार सैटेलाइट, निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। कई एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म्स पूछी जा चुकी हैं, तो आप याद रखिएगा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार इसकी फुल फॉर्म है निसार की। इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और किस रॉकेट के जरिए? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-16 GSLV F-16। निसार की जो मिशन लाइफ है वो 5 साल की है और पहली सैटेलाइट है जिसे डेवलप किया गया है इसरो और यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसके द्वारा। निसार सैटेलाइट क्या है? अर्थ को स्कैन करेगा और वेदर, डे एंड नाइट डेटा प्रोवाइड कराएगा 12 दिन के इंटरवल्स में। और भी इसकी एप्लीकेशन है जैसे सी आइस क्लासिफिकेशन, शिप डिटेक्शन, शोर लाइन मॉनिटरिंग, स्टॉर्म कैरेक्टराइजेशन, चेंजेस इन सोइल मॉइस्चर, मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सरफेस वाटर रिसोर्सेज एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। निसार पहली सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगी ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रेडार के साथ। एक तो इसमें नासा का एल बैंड है और इसरो का एस बैंड है। इट विल ऑब्जर्व अर्थ विद अ स्वैथ ऑफ 242 किलोमीटर and high spatial resolution using SweepSAR technology for the first time. Where is the World Breastfeeding Week observed annually? तो विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1 to 7 अगस्त। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। 2025 में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे का जो थीम है वो है Prioritize breastfeeding, create sustainable support systems. Which state government signed an MOU with Center's Capacity Building Commission for Upskilling Officers? किस राज्य सरकार ने अधिकारियों के कौशल विकास के लिए केंद्र के क्षमता निर्माण आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है इन्होंने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है मिशन कर्मयोगी इनिशिएटिव के तहत, जिसके जरिए जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंडर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, उन्हें स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय इनकी उपस्थिति में नवा रायपुर में। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी लगभग 4 लाख गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ को छत्तीसगढ़ में, और इसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। अब तक 50,000 ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दी गई है। मिशन कर्मयोगी की यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तो 2 सितंबर 2020 को इसे यूनियन कैबिनेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भी एक लॉन्च किया गया है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे कंटिन्यूस ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑफिसर्स को। With which pharmaceutical company did Department for Promotion of Industry and Internal Trade sign a pact to help startups? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए किस दवा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है रोश प्रोडक्ट्स। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आता है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रोश प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि जो DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जो थेरेपेटिक एरियाज़ में कार्य कर रहे हैं जैसे ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, हेमेटोलॉजी, रेयर डिजीज़, तो उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराना, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड कराना, ग्लोबल एक्सपर्ट्स उनके लिए प्रोवाइड कराना। अच्छा, इसी तरह का एक और एग्रीमेंट देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने MOU साइन किया है HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के साथ, ताकि स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जा सके उनके इनोवेशन में और जो अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रोटेक्ट सेक्टर है इनमें। व्हाट इज़ द टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCTC? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता अनुदान के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कुल परिव्यय क्या है, कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 2000 करोड़ रुपीस। तो यूनियन कैबिनेट ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम अप्रूव कर दी है जिसका नाम है ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इसका बजट है 2000 करोड़ रुपये। 4 साल के लिए लॉन्च किया 2025-26 से 2028-29 तक के लिए, यानी कि हर साल 500 करोड़ रुपये।
अच्छा, अब जो ये 2,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सहायता एनसीडीसी को मिलेगी, इसके जरिए एनसीडीसी 20,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठा पाएगा अगले 4 वर्षों में। और इस फंड को एनसीडीसी किस तरह से यूटिलाइज किएगा? जो कोऑपरेटिव्स हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स कर रही हैं या फिर अपने प्लांट्स को एक्सपेंड कर रही हैं, उनको लोन की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें प्रोवाइड कराएगा ये पैसा एनसीडीसी। एग्जीक्यूटिव एजेंसी है एनसीडीसी इस स्कीम के लिए, यानी कि जो पैसा वगैरह डिस्पर्समेंट है और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए। एनसीडीसी विल प्रोवाइड लोन्स टू कोऑपरेटिव्स ईदर थ्रू स्टेट गवर्नमेंट और डायरेक्टली एज पर एनसीडीसी गाइडलाइन। तो या तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पैसा प्रोवाइड कराएगी लोन, या फिर खुद से प्रोवाइड कराएगी। विच कंट्री हैज अनवेल्ड द गजब, द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट बम? किस देश ने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विमान बम गजब का प्रदर्शन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है टर्की। तो देखिए, आप जानते हैं हाल ही में हमने देखा था कि तेफोन हाइपरसोनिक मिसाइल टर्की ने अनवेल किया था। अब इसने एक गजब बॉम्ब अनवेल किया है जो कि मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट बॉम्ब है जो इसने अब तक बनाया है। 970 kg का है ये, और इसके नाम का मतलब है रैथ, टर्किश में रैथ। अच्छा, इसके साथ ही इन्होंने NEB-2 घोस्ट हायालित, ये एक 970 kg का बंकर बस्टिंग बम है, इसको भी अनवेल किया है। तो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक इससे की जा सकती है, यानी कि ज़मीन के अंदर तक कोई सुरंग है उसमें। व्हाट परसेंटेज ऑफ टैरिफ हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय द US ऑन इंडिया? अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 15%। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ डिक्लेयर किया है भारत पर। 1 अगस्त 2025 से इफेक्टिव हो चुका है। आपको बता दें, जो यूनाइटेड स्टेट्स है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों ही देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है ये 131.84 बिलियन US डॉलर का रहा है 2024-25 में, और टारगेट इन दोनों देशों ने रखा है 2030 तक इस ट्रेड को 500 बिलियन US डॉलर तक ले जाने के लिए। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है जो US में गया है वो 87 बिलियन US डॉलर का है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स ये सभी आते हैं। और US गुड्स का जो ट्रेड डिफिसिट है 45.7 बिलियन US डॉलर का रहा 2024 में। भारत लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है नॉन पेटेंटेड ड्रग्स का US में। साथ ही भारत लार्जेस्ट आईफोन एक्सपोर्टर भी है US में। ठीक है, अगर हम 2025 के सेकंड क्वार्टर की बात करें तो। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू लॉन्च एन AI एंड बिग डेटा एनालिटिक्स बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट? कौन सा भारतीय राज्य AI और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पहला भारतीय राज्य बन गया जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसे अप्रूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। तो 10 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए 2025-26 बजट में। तो इसको जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ITI लिमिटेड द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म एमलॉजिका के साथ मिलकर। तो ये प्रोजेक्ट क्या करेगा? एक्सीडेंट रिपोर्ट्स को एनालाइज करेगा, वेदर कंडीशन, व्हीकल डिटेल्स, ड्राइवर रिकॉर्ड्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को एनालाइज किएगा ताकि पता चल जाए कि एक्सीडेंट्स के कारण क्या है और क्या क्या ब्लैक स्पॉट्स हैं हाईवेज पर, उनको डिटेक्ट करेगा। इट विल फोकस ऑन डेटा कलेक्शन एंड द क्रिएशन ऑफ प्रिडिक्टिव AI मॉडल टू ट्रेस एक्सीडेंट पैटर्न एंड हाई रिस्क जोन। तो एक्सीडेंट का क्या पैटर्न रहा है, बार बार किस जगह पर हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं, उनको स्टडी करेगा AI के जरिए। Who has been appointed as the new Director General of सशस्त्र सीमा बल SSB? सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है संजय सिंघल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो स्पेशल डायरेक्टर जनरल हैं संजय सिंघल, इन्हें नया डायरेक्टर जनरल बनाया है सशस्त्र सीमा बल का। सशस्त्र सीमा बल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है और हमारी जो बॉर्डर है नेपाल और भूटान के साथ, तो वहाँ पर उसकी रक्षा करता है, उसको सिक्योर रखता है। अच्छा, जो ये नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं संजय सिंघल, ये सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल के तौर पर अमृत मोहन प्रसाद को सक्सीड करेंगे, जो कि 31 अगस्त 2025 को रिटायर हो जाएंगे। SSB को 1963 में स्टैब्लिश किया गया था स्पेशल सर्विस ब्यूरो के तौर पर, फिर बाद में से रीनेम किया गया, और जो ये बॉर्डर गार्डिंग रोल है इसका ये 2001 में से दिया गया है।
हु वॉन द बेल्जियम ग्रां प्री 2025? बेल्जियम ग्रां प्री 2025 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है ऑस्कर पियास्ट्री। तो ऑस्कर पियास्ट्री ने बेल्जियम ग्रां प्री 2025 जीता है। आपको बताया जो पियास्ट्री है ये ऑस्ट्रेलियन रेसिंग ड्राइवर है और फॉर्मूला वन में मैक्लेरन के लिए compete करते हैं। बाकी ये भी जान लीजिए लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रां प्री 2025 जीता था। इससे पहले ब्रिटिश ग्रां प्री हुआ था, जो बेल्जियम ग्रां प्री हुआ ना, इससे पहले हुआ था ब्रिटिश ग्रां प्री। ये लैंडो नॉरिस ने जीता था। When is the world lung cancer day observed each year? विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है अगस्त 1। तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है लंग कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए। इस बार 2025 में जो वर्ल्ड लंग कैंसर डे का थीम है वो है स्ट्रोंगर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। वर्ल्ड वाइड वेब डे ये भी 1 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब को क्रिएट किया था इस दिन टिम बर्नर्स ली द्वारा। इंग्लिश कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना किसने की थी या फिर किसने इसको लॉन्च किया था, क्रिएट किया था। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन? ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया जिसके जरिए जो एंशियंट जो प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको डिजिटाइज किया जा सकता है ताकि आप जो प्राचीन हमारे जो भी ग्रंथ हैं उनको आप ऑनलाइन भी पढ़ सकें घर बैठे। तो ज्ञान भारतम मिशन के तहत एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी और जहाँ पर जितने भी एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनका जो डिजिटल वर्जन है वो अवेलेबल रहेगा। स्टूडेंट्स और टीचर्स पूरे वर्ल्ड भर में कनेक्ट कर सकेंगे हमारे देश की नॉलेज और ट्रेडिशन को जानने में। तो यूनियन गवर्नमेंट ने 2025 के बजट में इसको अनाउंस किया था। फाइनेंशियल एलोकेशन इसके लिए बढ़ा दी है 3.5 करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिए। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 रिपोर्ट, हाउ मेनी पीपल वर अफेक्टेड बाय हंगर इन 2024? विश्व में खाद्य एवं पोषण की स्थिति 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कितने लोग भूख से प्रभावित थे? राइट आंसर ऑप्शन सी है 720 मिलियन। देखिए रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का टाइटल है स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025। यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज हैं कई सारी उन्होंने इसको लॉन्च किया है, भी देखेंगे कि उन्होंने किया है। इसमें बताया गया है कि जो हंगर है, जो भूख है, उसके कारण 720 मिलियन पीपल पूरे विश्व भर में प्रभावित रहे 2024 में। 8.2% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन आप इनको कह सकते हैं। वहीं 2.3 बिलियन पीपल उन्हें मॉडरेटली या फिर सिवियरली फूड इनसिक्योरिटी महसूस हुई है। सबसे ज़्यादा जो अंडर न्यूरिस्ड पीपल हैं, जो कुपोषित पीपल हैं, वो एशिया में है 323 मिलियन, उसके बाद फिर अफ्रीका में, फिर लैटिन अमेरिका में, फिर कैरेबियन में। अच्छा, करंट प्रोजेक्शन के हिसाब से देखें अगर इस रिपोर्ट में जो बताया गया है वो कहा कि 2030 तक 512 मिलियन पीपल या फिर 6% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ये अंडर नोरिस्ड हो सकती है 2030 तक। ये जो रिपोर्ट है SOFI स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इसे प्रिपेयर किया गया है 5 UN एजेंसीज द्वारा। एक तो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, दूसरी IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, तीसरी यूनिसेफ UN चिल्ड्रंस फंड, चौथी है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, पांचवा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Where is the construction of the first Indianly built air cushion vehicle for the Indian Coast Guard taking place? भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी एयर कुशन वाहन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है चोगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गोवा। तो डिफेंस में सेल्फ रिलायंस अचीव करने के उद्देश्य से इंडियन कोस्ट गार्ड ने फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड यानी कि भारत में बनने वाली एयर कुशन व्हीकल का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू कर दिया है चोगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शिपयार्ड, गोवा में। और ये ग्रिफॉन होवरवर्क डिजाइन पर बेस्ड है। जैसे इसको एक बार सर्विस में लाया जाएगा तो ये जो एयर कुशन व्हीकल्स हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड को एक इनहेंस्ड स्पीड, टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेलोवेटर ऑपरेटिव प्रदान करेंगे। और जो पेट्रोलिंग है, इंटरडिक्शन है, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन है, वहां पर हेल्प करेंगे। Which Hyderabad-based space tech startup has successfully testified India's first hydrogen oxygen propulsion engine? हैदराबाद स्थित इस स्पेस टेक स्टार्टअप ने भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। राइट आंसर ऑप्शन है
स्टारडोर। तो हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है स्टारडोर। इसने सक्सेसफुली इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्सन इंजन टेस्ट फायर किया है, और इसको टेस्ट भी किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। और ये इंजन जो स्टारडोर का अपकमिंग ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल है लुकास, उसको पावर प्रोवाइड करेगा। विच ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज कंपनी हैज पार्टनर्ड विद कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक? किस वैश्विक भुगतान सेवा कंपनी ने कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है वर्ल्ड लाइन। वर्ल्ड लाइन पेमेंट सर्विसेज कंपनी है, इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ, जो कि वन ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है दो तरह के चैलेंज फेस करते हैं, एक तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉडर्न किया जाए, दूसरा उनकी रीच बढ़ाई जाए, जहाँ पर अंडर सर्व्ड एरियाज है वहाँ पर उनकी रीच बढ़ाई जाए। तो इस कोलेब्रेशन से क्या होगा, जो कॉस्मोस है उसका जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा वर्ल्ड लाइन के द्वारा। विच अवॉर्डेड वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर रिसेंटली बिन? हाल ही में वंस एलिफेंट लिव्ड हियर ये कौन सा पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनिंग हिंदी होता है गीतांजलि श्री, इनका जो वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर जो नॉवल है जिसे हिंदी से ट्रांसलेट किया गया है डेसी रॉकवेल द्वारा, इसे उन 14 टाइटल्स में जगह दी गई है जिन्होंने पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड जीता है। इंग्लिश पेन ने ऐसा अनाउंस किया है, जो संस्था इंग्लिश पेन इन्होंने अनाउंस किया है। तो 14 टाइटल्स जो सबसे बेस्ट टाइटल्स हैं बुक के, उन्हें अवार्ड किया गया, उनमें से एक गीतांजलि श्री का ये भी है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। ठीक है, बाकी वही है कि जो साउथ एशियन लिटरेचर जो ट्रांसलेशन हुआ है जिसका, उसको सपोर्ट करता है ये अवार्ड। According to RBI's latest revised guidelines, what is the maximum investment limit for regulated entities in an alternative investment fund scheme? आरबीआई के नवीनतम संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक निवेश कोष योजना में विनियमित संस्थाओं के लिए अधिकतम निवेश सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 20% ऑफ द कॉर्पस, 20% ऑफ द कॉर्पस। देखिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मतलब इन्वेस्टर से पैसा लिया, फिर उस पैसे को कई और प्रोजेक्ट्स में लगा दिया, फिर जो प्रॉफिट हुआ उसको शेयर कर लिया, मतलब मोटा मोटा ये है। तो देखिए जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड ही समझ लीजिए, हालांकि उससे अलग होते हैं। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की हैं, उसमें ये कहा गया है कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज, अभी देखेंगे रेगुलेटेड एंटिटीज क्या होती हैं, तो टोटल कॉर्पस का 20% ही रेगुलेटेड एंटिटीज उसमें लगा सकती है। मान लीजिए कि 100 करोड़ का कोई कॉर्पस है, कॉर्पस मतलब कोई फंड है, तो उसमें केवल 20% यानी कि 20 करोड़ ही रेगुलेटेड एंटिटी उसमें लगा सकती है। और अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल रेगुलेटेड एंटिटी 10% ज्यादा कॉर्पस किसी इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में नहीं लगा सकता। मान लीजिए एसबीआई है तो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं लगा सकती। ये डायरेक्शन 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे। अब हम बात करें तो रेगुलेटेड एंटिटीज की, तो इसमें कमर्शियल बैंक्स आते हैं, और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो एनबीएफसी जो हो गई, बैंक्स जो हो गए, वो सब इसमें आते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सक्षम निवेशक कैंपेन लॉन्च्ड बाय इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA? तो निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए सक्षम निवेशक अभियान की अवधि क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 100 डेज। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आती है, इन्होंने एक 100 दिन तक चलने वाला कैंपेन लॉन्च किया है जिसका टाइटल है सक्षम निवेशक, और ये 28 जुलाई शुरू हो चुका है और 6 नवंबर तक चलेगा। तो सक्षम निवेशक कैंपेन का मकसद है कि जो भी केसेस चल रहे हैं जहाँ पर अनक्लेम डिविडेंड्स कंपनीज के पास है किसी इंडिविजुअल का, तो उसको सोल्व किया जा सकता है। केवाईसी से संबंधित कोई प्रक्रिया रह रही है उसको किया जा सकता है, और शेयर होल्डर्स के जो नॉमिनेशन अपडेट्स हैं उसको किया जा सकता है। जैसे किसी कंपनी का शेयर होल्डर है, उसका डिविडेंड्स कंपनी के पास ही है, ठीक है, कंपनी के साथ कोई उनका मैटर चल रहा है, कंपनी ने नहीं दिया है, तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये सभी सक्षम निवेशक कैंपेन के तहत चल रहे हैं। विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस्ड अगस्त 7 एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे? किस भारतीय राज्य ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र।
तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 7 अगस्त को हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाया करेंगे, क्योंकि इस दिन जो भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन है उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। हालांकि इस बार बर्थ सेंटेनरी है, तो इसलिए मना रहे हैं, ठीक है। और इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन उसके आर्किटेक्ट कहे जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और इनकी जो रिसर्च थी वीट और राइस प्रोडक्टिविटी को लेकर, उसी के वजह से भारत फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो पाया है और इकोनॉमिकली स्टेबल भी हो पाया है। इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत रत्न दिया था 2024 में, और यूनाइटेड नेशंस द्वारा तो इन्हें फादर ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी कहा गया है। Whose record did शुभमन गिल सरपास फॉर मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन टेस्ट कैप्टन इन अ सीरीज? शुभमन गिल ने एक श्रृंखला में भारतीय टेस्ट कप्तान द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सुनील गावस्कर। शुभमन गिल हाईएस्ट स्कोरिंग इंडियन कैप्टन बन गए टेस्ट सीरीज में, और जो 5th टेस्ट चल रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट ओवल लंदन में, तो उसके ओपनिंग डे में इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है। और सुनील गावस्कर का जो रन था 732 रन, इसको पीछे छोड़ दिया गिल ने, ठीक है। सुनील गावस्कर ने तब बनाया था ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 1978 में, और इससे पहले गिल ने जो है गैरी सोबर्स को भी पीछे छोड़ा है। किसी भी विजिटिंग कैप्टन द्वारा इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, गैरी सोबर्स का। तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बैंक एग्जाम में, तो हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो मैं आपको कराता हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। विच इंडियन क्रिकेट आइकॉन हैज पार्टनर विद एको एज एन इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर? किस भारतीय क्रिकेट आइकॉन ने निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एको के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी इन्होंने एको को ज्वाइन किया है इन्वेस्टर के तौर पर भी और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी। एको इंश्योरेंस एक प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। नवंबर 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। IRDAI से इसे लाइसेंस मिला 2017 में। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। Who has been given a 3 months extension as the CMD of BSNL and MTNL? BSNL और MTNL के CMD के रूप में किसे 3 महीने का विस्तार दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, रॉबर्ट जे रवि। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने जो रॉबर्ट जे रवि है, उनके पास जो एडिशनल चार्ज है चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर का भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए, BSNL के लिए और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड MTNL के लिए, ठीक है, उसे अप्रूव कर दिया है 3 और महीने के लिए, यानी कि 10 अक्टूबर 2025 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। और 13 जुलाई 2024 को मिस्टर रवि को ये एडिशनल चार्ज दिया गया था BSNL और MTNL के CMD का। इनसे पहले PK पुरवार इस पद पर थे। विच ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी हैज पार्टनर विद आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? किस वैश्विक भुगतान कंपनी ने आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, मास्टर कार्ड। तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है ताकि आंध्र प्रदेश में जो टूरिज्म है वो बढ़ सके। अब ये कार्ड किस तरह से हेल्प करेगा? देखिए, मास्टर कार्ड जो है अपनी ईमेल्स, जैसे कोई US में कोई क्लाइंट है मास्टर कार्ड का, तो उसे ईमेल्स अगर किसी तरह की प्राप्त होती है मास्टर कार्ड से, तो इस ईमेल में कहीं कोने में आंध्र प्रदेश टूरिज्म के बारे में भी लिखा हो सकता है, उसके ऑफर्स के बारे में हो सकता है, ताकि वो अट्रैक्ट हो सके। या मास्टर कार्ड की जो ऐप है उसको अगर ओपन करे तो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट दे सकता है आंध्र प्रदेश से संबंधित टूरिज्म पैकेज का। या फिर कोई व्यक्ति मास्टर कार्ड को यूज़ कर रहा है पेमेंट के लिए, तो उसको ऑफर्स मिल सकते हैं। यानी जैसे आंध्र प्रदेश में किसी टूरिस्ट साइट पर गया, ठीक है, तो वहाँ पर अगर उसने पेमेंट की है किसी चीज़ के लिए तो उसको डिस्काउंट मिल सकता है। तो इस तरह से कोलैबोरेशन ये चलेगा। TN मनोहरन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द चेयरमैन ऑफ विच बैंक? TN मनोहरन, जिनका हाल में निधन हो गया, किस बैंक के अध्यक्ष थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, IDBI बैंक। TN मनोहरन IDBI के चेयरमैन थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के। इनका निधन हो गया है 2015-2020 तक। तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे कैनरा बैंक के, और सत्यम रिवाइवल टीम के सदस्य थे। इनके बिजनेस लीडरशिप के लिए इन्हें सिविलियन अवार्ड भी दिया गया, पद्मश्री। Who has been appointed as the vice chairman of the Asia Pacific Telecommunications Conference Preparatory Group for WRC27? WRC27 के लिए एशिया प्रशांत दूरसंचार सम्मेलन तैयारी समूह के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, भरत भी भाटिया। तो ITU APT फाउंडेशन ऑफ इंडिया IAFI, इन्होंने अनाउंस किया है कि इनके जो प्रेसिडेंट हैं भारत भी भाटिया, इन्हें वाइस चेयरमैन और चेयर नियुक्त किया गया है एडिटोरियल कमेटी का।
एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटीज़ कॉन्फ्रेंस प्रिपरेटरी ग्रुप फॉर WRC 27 में। जो ये IAFI है, ठीक है, ये प्रोफेशनल्स और जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनको इनक्रेज करती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी की जो एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। कवच 4.0 हैज़ बीन कमीशनड ऑन विच रेलवे सेक्शन। कवच 4.0 को किस रेलवे खंड पर चालू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मथुरा कोटा सेक्शन। तो इंडियन रेलवेज ने जो इनकी हाईटेक इंडियन रेलवे सिस्टम है कवच 4.0, उसे मथुरा कोटा सेक्शन जो कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर पड़ता है, यहाँ पर इन्होंने कमीशन किया है। तो इससे एक्सीडेंट्स जो है एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, क्योंकि ट्रेन स्पीड्स को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। अब जो लोको पायलट है, अगर उसको ट्रेन स्पीड मेंटेन करनी है तो वो ब्रेक एप्लीकेशन से कर सकता है। जैसे फोग है, तो फोग में लोको पायलट को जो है बाहर निकलना पड़ता है केबिन से सिग्नल के लिए, पर यहाँ पर उसको डैशबोर्ड में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कवच यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ये बोलते हैं इसका जो नाम है, अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, इसी को कवच बोलते हैं। तो ट्रेन सेफ्टी को इन्हेंस करने के लिए बनाया गया है। जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं सिग्नल पासिंग के या फिर ओवर स्पीडिंग के, तो उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। और सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 पर यह बनाया गया है, जो कि हाईएस्ट लेवल है सेफ्टी डिज़ाइन का। What is the total outlay approved by the Union Cabinet for प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल? 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कुल परिव्यय कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 6520 करोड़ रुपए। तो यूनियन कैबिनेट ने 6520 करोड़ रुपए का बजट रखा है, इंक्लूडिंग एडिशनल आउटले भी इसमें ऐड किया है 1920 करोड़, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना उसके लिए 2021-22 से 2025-26 तक। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो 1000 करोड़ रुपए का अप्रूवल है, 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स बनाई जाएंगी और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स बनाई जाएंगी, और 920 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं इस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के, उनके लिए। द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 12th फेल। तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023 अनाउंस कर दिए गए हैं। फीचर फिल्म जूरी चेयरपर्सन रहे आशुतोष गोवारिकर, और नॉन फीचर फिल्म जूरी चेयरपर्सन रहे हैं पी शेषाधरी। 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया है। फ्लावरिंग मैन इसको बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया है। वहीं गोल्ड वल्चर एंड ह्यूमन को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है। शाहरुख खान जिन्होंने जवान फिल्म में एक्ट किया, और विक्रांत मैसी जिन्होंने 12th फेल में एक्ट किया, इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है। शाहरुख खान के कैरियर का ये पहला नेशनल फिल्म अवार्ड है। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है इनकी पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में। इनका भी ये पहला नेशनल फिल्म अवार्ड है। वेटरन एक्टर विजय राघवन और मुथुपेतई सोमू भास्कर, इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। वहीं उर्वशी एंड जानकी बोदीवाला को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है। कुछ और अवार्ड्स देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म नाल्टू मराठी, बेस्ट फिल्म इन AVGC एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक हनुमान तेलुगु, बेस्ट डायरेक्शन द केरला स्टोरी हिंदी बाय डायरेक्टर सुदीप्त हुसैन, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बेबी के लिए सिंगर हैं PVNS रोहित, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जवान फिल्म में छलिया सॉन्ग के लिए सिंगर हैं शिल्पा राव, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी द केरला स्टोरी, सिनेमाटोग्राफर हैं प्रशांतनु मोहापात्र, बेस्ट कोरियोग्राफी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए कोरियोग्राफ किया गया था, बेस्ट लिरिक्स बालाराम लिरिसिस्ट हैं कसरला श्याम, अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म ये गिद द स्कैवेंजर को दिया गया है, बेस्ट हिंदी फिल्म कथल, स्पेशल मेंशन एनिमल री-रिकॉर्डिंग मिक्सर MR राजकृष्णन, अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म क्रिटिक ये उत्पल दत्ता अशमीस स्वर्ण कमल और 1 लाख रुपए दिया गया। विच इंडियन कंपनी इज द हाईएस्ट रैंक्ड ऑन द 2025 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट? 2025 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी
सर्वोच्च स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो बिलियनियर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ये हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन कंपनी है 2025 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। आपको बता दें ओवरऑल इसकी रैंक 88 है, और अगर हम इंडियन कंपनी से बात करें तो पहले नंबर पर है। 2024 में हालांकि इसकी रैंक 86 थी ग्लोबली, अब 88 है। और ये 22वां साल है जब रिलायंस इस लिस्ट का हिस्सा बना है। यूएस कंपनी वॉलमार्ट ये टॉप रैंक्ड कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद फिर अमेजोन आता है। टॉप 10 में 3 चाइनीज कंपनी है। एक तो जो आपका यहाँ का चाइना का इलेक्ट्रिक यूटिलिटी स्टेट ग्रिड है, नंबर 3 पर है। चाइना नेशनल पेट्रोल 5वें पर है, और सिनोपेक ग्रुप 6ठे नंबर पर है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरब ये 4वें नंबर पर है। 4थे नंबर पर है एप्पल, 8th नंबर पर है। भारत की 9 कंपनीज को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में जगह मिल पाई है। इनमें से 5 पब्लिक सेक्टर की हैं, 4 प्राइवेट सेक्टर की हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC 95वें नंबर पर है, जो रैंक इसकी लास्ट ईयर थी वही। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC 127वें नंबर पर है। कंट्री का लार्जेस्ट लैंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 163वें नंबर पर है। वहीं HDFC बैंक 258 नंबर पर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 181वें नंबर पर है। टाटा मोटर्स 283 नंबर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 285 नंबर, ICICI बैंक 464 नंबर। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में उन कंपनीज को टोटल रेवेन्यू के हिसाब से रखा जाता है। विच बैंक हैज रिसीव्ड RBI अप्रूवल टू मर्ज न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक विद इटसेल्फ? किस बैंक को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को अपने साथ विलय करने की RBI की मंजूरी मिल गई? राइट आंसर ऑप्शन है सरास्वत कोऑपरेटिव बैंक। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक है सरास्वत कोऑपरेटिव बैंक, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल मिल गई है कि ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को अपने में मर्ज कर ले। ये जो मर्जर है ये 4 अगस्त से लागू हो जाएगा, और जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं, वो अब सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक के अंदर आ जाएंगी। सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में है। पहला कोऑपरेटिव बैंक है जिसने मर्चेंट बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड करानी शुरू की थी। हु वन द मेंस लॉन्ग जंप कंपटीशन एट द कोसानेव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीटिंग? कोसानेव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीटिंग में पुरुषों की लंबी कूद प्रतियोगिता किसने जीती? राइट आंसर ऑप्शन डी है मुरली श्रीशंकर। तो भारत की मुरली श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप टाइटल जीता है कोसानेव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में, अल्मेटी कजाकिस्तान में। 7.94 मीटर की इन्होंने लॉन्ग जंप मारी है और टॉप स्पॉट हासिल किया है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज लेवल कैटेगरी C मीट में। इससे पहले ये इंडियन ओपन जीत चुके हैं पुणे में, और मीटिंग माया सिरेरो डो डेस्पोर्ट भी जीता है इन्होंने पुर्तगाल में। Who inaugurated India's first industry developed 1 megawatt green hydrogen plant at दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांदला? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांदला में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है सर्बानंद सोनोवाल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल ने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट डेवलप मतलब इनोग्रेट किया है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांदला गुजरात में। मई 26 इसी साल में 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा, तो ये उसी का हिस्सा है 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। वेयर विल द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस? ब्रिस्टल विश्वविद्यालय अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोलेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की मंजूरी मिल गई है कि अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस ओपन करेगा मुंबई में समर 2026 से, और अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर करेगा, जैसे डेटा साइंस में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में, इमर्सिव आर्ट्स एंड फिनटेक में। विच कंट्री हैज ओवरटेकन चाइना एज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ स्मार्टफोन्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा देश पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका को स्मार्टफोन का शीर्ष निर्यातक बनकर चीन से आगे निकल गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत चाइना से आगे निकल गया है अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने की बात करें। तो पहले चाइना सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट करता है चाइना यूनाइटेड स्टेट्स को, लेकिन अब भारत करने लगा है। तो अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करें
तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो स्मार्टफोन्स इंपोर्ट किए हैं उनमें 44% भारत से ही बनकर गए हैं, जबकि पिछले साल 13% जाते थे केवल। और वहीं चाइना से बात करें तो 25% जाते हैं। Who has been appointed as the new head coach of the Indian men's national football team? भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है खालिद जमील। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने खालिद जमील को हेड कोच नियुक्त किया है इंडियन मेंस नेशनल फुटबॉल टीम का। और पहली बार है जब कोई इंडियन हेड कोच बनाया गया है भारतीय फुटबॉल टीम का 2011-12 के बाद। जमील मनोलो मार्केस को रिप्लेस कर रहे हैं इस पोजीशन पर। नेशनल जो इंडिया नेशनल फुटबॉल टीम है इसे ब्लू टाइगर्स के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। Who has assumed charge as the 47th वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? नौसेना स्टाफ के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, संजय वत्सायन। वाइस एडमिरल संजय वत्सायन ये 47th वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बनाए गए हैं। आपको बता दें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन नेवी के। चीफ ऑफ नवल स्टाफ एक 4 स्टार एडमिरल होता है, ये नेवी को कमांड करता है। चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के थल सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ये वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। और अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। डॉक्टर मयंक शर्मा ये फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज बनाए गए हैं। राजकुमार अरोड़ा ये कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स बनाए गए हैं। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म ऑडियंस अवार्ड एट द लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल? लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म दर्शक पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है पायर। विनोद कापरी की पायर इसे बेस्ट फिल्म ऑडियंस अवार्ड दिया गया है लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में और बर्मिंघम इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। और पायर आप बता दें एक इंटीमेट ड्रामा है। एल्डरली कपल स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए इंडियन हिमालयाज में। वेयर वॉज द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन हेल्ड? रामसर कन्वेंशन का 15वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। रामसर का जो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में वहाँ भारत ने रेजोल्यूशन ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स को इंट्रोड्यूस किया है और ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट भी कर लिया गया इस रामसर 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। 172 रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स और अदर ऑब्जर्वर्स ने अपना सपोर्ट इसमें दिया है। आपको बता दें UNFCCC COP26 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ इंट्रोड्यूस किया गया था। Which telecom company signed an MOU with Numaligarh Refinery Limited to deploy India's first 5G CNPN captive non-public network within the refinery sector? किस दूरसंचार कंपनी ने रिफाइनरी क्षेत्र के भीतर भारत का पहला 5G CNPN उपलब्ध कराने के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है BSNL। भारत संचार निगम लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ड्यूरिंग इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप फॉर CPSEs जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ऑर्गेनाइज किया गया है गुवाहाटी में। तो इस MOU के तहत जो BSNL है और NRL है इन दोनों ही मिलकर इंडिया का फर्स्ट 5G CNPN कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क डेप्लॉय करेंगे रिफाइनरी सेक्टर के तहत ही, रिफाइनरी सेक्टर के अंदर ही। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद टेसरेक्ट एंड यूट्यूब एकेडमी इंडिया टू एस्टैब्लिश अ क्रिएटर एकेडमी? किस राज्य सरकार ने क्रिएटर एकेडमी स्थापित करने के लिए टेसरेक्ट और यूट्यूब एकेडमी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं 2 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक तो है टेसरेक्ट US, दूसरा है यूट्यूब एकेडमी इंडिया। और MOU का पर्पस ये रहा है कि आंध्र प्रदेश में क्रिएटर एकेडमी बनाई जाएगी। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करेगा क्रिएटिव कंटेंट डेवलपमेंट के लिए। गूगल यहाँ पर अपना सपोर्ट देगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा, करिकुलम ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड कराएगा। वहीं टेसरेक्ट ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगा, मैनेजमेंट को देखेगा, डे टू डे ऑपरेशन को देखेगा। एक और न्यूज़ है कि गूगल $6 बिलियन इन्वेस्ट करेगी आंध्र प्रदेश में 1 गीगावाट डेटा सेंटर डेवलप करने के लिए।
Who received the GD Birla Award for Scientific Research for the year 2024? वर्ष 2024 के लिए वैज्ञानिक और अनुसंधान हेतु जीडी बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सूबी जैकब जॉर्ज। दो इंडियन रिसर्चर्स हैं जिन्होंने क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में अपना रिसर्च किया है। इन्हें जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च दिया गया 2023 और 2024 के लिए। तो यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2023 का जो जीडी बिरला अवार्ड है दिया है प्रोफेसर अदिति सेन डे को। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज से आती हैं, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है क्वांटम टेक्नोलॉजीज में। और 2024 का जो जीडी बिरला अवार्ड है दिया गया है प्रोफेसर सूबी जैकब जॉर्ज को, जो कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से आती हैं। इन्होंने सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में कार्य किया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा इस जीडी बिरला अवार्ड की स्थापना की गई थी 1991 में। साइंटिफिक रिसर्च में जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्हें अवार्ड दिया जाता है और 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं ईच रेसिपिएंट को। विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिबू सोरेन पास्ट अवे रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, झारखंड। शिबू सोरेन राज्यसभा एमपी रहे हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, झारखंड के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वन ऑफ द फाउंडर्स रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जेएमएम के। इनका निधन हो गया 81 की एज में। ये थर्ड चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के। पहले तो केवल 10 दिन के लिए इन्होंने चीफ मिनिस्टर के तौर पर कार्य किया और उसके बाद फिर 2008 से 2009, फिर 2009 से 2010। सोरेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे लोकसभा से, दुमका से 1980 से 1984, फिर 1989 से 1998, फिर 2002 से 2019। The Airbus C295 aircraft were delivered to India from which country? एयरबस C295 विमान किस देश से भारत को वितरित किए गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्पेन। तो भारत को जो 16 एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्राप्त होने हैं स्पेन से, वो कंप्लीट हो चुकी है वो डील। तो लास्ट जो 16th एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था वो भारत में अराइव हो चुका है स्पेन से। तो C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है 5 से 10 टन की कैपेसिटी की होती है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है और ये इंडियन एयरफोर्स में जो एवरो एयरक्राफ्ट है उनको रिप्लेस करेंगे। तो भारत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ, जिसके तहत 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्राप्त करने थे हाई इंडियन एयरफोर्स के लिए। सितंबर 2021 में एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो टोटल 56 एयरक्राफ्ट डिलीवर होते भारत में, जिसमें 16 तो डायरेक्ट एयरबस स्पेन से आने थे और बाकी 40 भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। MW जो C295 MW इसका मतलब है मल्टी विंग। नेशनल वाटरवे 57 हैज ऑपरेशनलाइज्ड ऑन विच रिवर? राष्ट्रीय जलमार्ग 57 किस नदी पर चालू हो गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, कोपिली। तो देखिए जो असम का रिवर बेस्ड ट्रेड एंड सस्टेनेबल लॉजिस्टिक है उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। नेशनल वाटरवे 57 जो कि रिवर कोपिली पर है, इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है और पहला कार्गो ट्रायल रन किया गया है गोवर्धन ब्रिज चंद्रपुर कामरूप से हथसिंगी मरी साउथ समारा तक। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सब नेशनल वाटरवेज का कार्य देखती है भारत में। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवे 2, बराक नेशनल वाटरवे 16, धनश्री नेशनल वाटरवे 31 और अब कपिली नेशनल वाटरवे 57, ये सब ऑपरेशनलाइज्ड हो चुके हैं। कोपिली रिवर एक इंटरस्टेट रिवर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और मेघालय और असम से होकर गुजरती है और असम में ये ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है। Which country has been selected to host the 8th edition of the Commonwealth Youth Games in 2027? 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, माल्टा। तो माल्टा कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 के 8th एडिशन को होस्ट करेगा। माल्टा एक आइलैंड कंट्री है सदर्न यूरोप में, मेडिटेरियन सी में, सिसिली एंड नॉर्थ अफ्रीका के बीच में। सेलिंग और वाटर पोलो डेब्यू कर रहे हैं इस बार कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में। इसके अलावा एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, नेटबॉल, स्क्वैश, स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, ट्रायलथन और वेट लिफ्टिंग भी इंक्लूड है। भारत ने 3rd एडिशन होस्ट किया था पुणे में 2008 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का। विच इंडियन पोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन सक्सेसफुली?
कौन सा भारतीय बंदरगाह सफलतापूर्वक हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ये फर्स्ट इंडियन पोर्ट बन गया है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया है और 1 मेगावाट का रूफटॉप पावर जनरेशन अचीव किया है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ये तूतुकुड़ी तमिलनाडु में है, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है तमिलनाडु का और थर्ड लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है भारत में। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। व्हेन इज द वर्ल्ड फिनटेक डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? विश्व फिनटेक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है August 1। तो वर्ल्ड फिनटेक डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम है एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। वर्ल्ड फिनटेक समिट 2025 बेंगलुरु में हुई थी। इन विच इंडियन स्टेट है शशि प्रकाश गोयल बीन अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी? शशि प्रकाश गोयल को किस भारतीय राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। तो शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। मनोज कुमार सिंह को ये रिप्लेस कर रहे हैं जिनका रिटायरमेंट हो चुका है। 2027 असेंबली इलेक्शन तक इस पोजीशन पर बने रहेंगे। Which two organizations have signed an MOU to advance biomedical research for the welfare of Indian forces? भारतीय सेनाओं के कल्याण के लिए जैव चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किन दो संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है ITBPF एंड DBT। तो देखिए जो इंडियन फोर्सेस हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए, बायोमेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि ITBPF और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो एक जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करेंगे दोनों मिलकर, जैसे ह्यूमन एडेप्टेबिलिटी, हाई एल्टीट्यूड्स, बायोसिक्योरिटी, बायोमेडिकल डिवाइसेस, प्रोस्थेटिक्स, फूड, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना फोर्सेस, जैसे हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं तो इस तरह के कपड़े चाहिए होते हैं और प्रोस्थेटिक्स चाहिए होते हैं, बायोसिक्योरिटी, बायोमेडिकल डिवाइसेस, इन सभी पर रिसर्च करेंगे और इक्विपमेंट बनाएंगे। Which organization along with ICAR has launched AI powered climate advisory services for farmers? ICAR के साथ मिलकर किस संगठन ने किसानों के लिए AI संचालित जलवायु सलाहकार सेवाएं शुरू की हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है ICRISAT। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के साथ मिलकर पर्सनलाइज्ड एंड रियल टाइम क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विसेज लॉन्च की हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से बनी है या फिर से प्रेरित हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम है AI पावर्ड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एट स्केल, और इसको ICRISAT हैदराबाद में लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मॉनसून मिशन थर्ड है उससे ये उसके द्वारा इसको सपोर्ट प्राप्त है, और जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनको हाइपर लोकल एक्शनेबल वेदर और क्लाइमेट इंसाइट्स प्रोवाइड कराएगा। व्हाट इज द रिवाइज्ड GDP ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2026 अकॉर्डिंग टू फिच? फिच के अनुसार मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि अनुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.3%। तो फिच रेटिंग ने जो GDP ग्रोथ एस्टिमेट है भारत के लिए मार्च 2026 को एंड होने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 6.3% बताया है, जबकि पहले इन्होंने अप्रैल में 6.4% बताया था। फिच आप जानते हैं अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और जो बिग थ्री रेटिंग एजेंसी उनमें से एक है। बिग थ्री में मूडीज भी आता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स भी आता है। विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज रिसीव्ड सेबी अप्रूवल टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड? किस म्यूचुअल फंड कंपनी को भारत का पहला विशेष निवेश कोष लॉन्च करने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है क्वांट म्यूचुअल फंड। तो क्वांट म्यूचुअल फंड को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी से अप्रूवल मिल गया है कि ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च कर सकता है। इस तरह से ये पहली म्यूचुअल फंड कंपनी है जो इस तरह का फंड लॉन्च करेगी। फंड का नाम होगा QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। एक और न्यूज इस तरह के देख लेते हैं कि चॉइस AMC प्राइवेट जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है चॉइस इंटरनेशनल की, इसे सेबी से अप्रूवल मिल गया है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर कार्य कर सकती है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्टेड? भारत की पहली घास स्थल पक्षी की जनगणना कहाँ आयोजित की गई?
राइट आंसर ऑप्शन सी है काजीरंगा नेशनल पार्क। फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस ये आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में संपन्न हुई है और पैसिव एकॉस्टिक रिकॉर्डिंग मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये सेंसस की गई है। 10 स्पीसीज पर फोकस रहा है जो कि ग्लोबली थ्रेटन्ड है या फिर एंडेमिक है ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स पर। टोटल 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया जिनमें से एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, 2 इंडेंजर्ड है, 6 वल्नरेबल स्पीसीज हैं। आसाम का जो 70% ग्रासलैंड है वो जो है अब लॉस्ट हो चुका है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के कारण, जो मानव वाले फैक्टर हैं जैसे ओवरग्रेजिंग, कल्टीवेशन। Who has been appointed as the new director of the विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है ए राजराजन। सीनियर साइंटिस्ट ऑफ इसरो ए राजराजन ये नए डायरेक्टर बनाए गए हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC ये इसरो की एक स्पेस रिसर्च सेंटर है। रॉकेट एंड स्पेस व्हीकल्स पर फोकस इसका रहता है। थिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। द इंडियन आर्मी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू प्रोक्योर 212 स्टेट ऑफ द आर्ट 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर्स। भारतीय सेना ने 212 अत्याधुनिक 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलरों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर की? राइट आंसर ऑप्शन डी है एक्सिस गेट्स एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इंडियन आर्मी ने 223.95 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं एक्सिस गेट्स एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके 212 स्टेट ऑफ द आर्ट 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर्स को बाय किया जाएगा। हु वॉन द ऑनलाइन चेस कंपटीशन एट द ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? ई स्पोर्ट्स विश्व कप में ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती? राइट आंसर ऑप्शन ए है मैग्नस कार्लसन। तो नंबर 1 ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन जो कि टीम लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इन्होंने इनॉग्रल पहली बार ऑनलाइन चेस कंपटीशन जीत लिया है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में और हराया है इन्होंने एलिरेजा फिरोजकोव। According to the new rules, how many times can individual check its bank balance on UPI apps like PhonePe और Google Pay in a day? नए नियमों के अनुसार एक दिन में कितनी बार फोन पे या गूगल जैसे UPI ऐप पर अपना बैंक बैलेंस चेक किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 50 टाइम्स। तो कुछ UPI रूल्स में चेंजेस आए हैं जो कि 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुके हैं, ऐसा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया है। अब आपको अगर अपना बैंक बैलेंस चेक करना है फ़ोन पे, गूगल पे या फिर और कोई ऐप पर, तो अनलिमिटेड नंबर में आप नहीं कर सकते जैसे कि पहले था कि कितने भी बार कर लो। आप केवल 50 टाइम्स आप कर सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जा सके। केवल 50 बार कर सकते हैं। और जो आपका पेंडिंग ट्रांजेक्शन है उसका स्टेटस आपको देखना है तो आप केवल 3 बार चेक कर सकते हैं, वो भी 90 सेकेंड्स के गैप में। जो UPI का जो न्यू रूल है इसके हिसाब से जो शेड्यूल्ड बिल पेमेंट्स हैं, जो शेड्यूल्ड है कि 10 बजे होनी है, 11 बजे होनी है, वो भी अब फिक्स्ड आवर्स में होगी, 10 बजे से पहले या फिर 9:30 बजे के बाद रात में। कस्टमर विल बी एबल टू सी द लिस्ट ऑफ बैंक्स लिंक टू देयर मोबाइल नंबर। दे कैन ओनली चेक द बैंक डिटेल्स 25 टाइम्स पर डे। यूजर मैक्सिमम 20 UPI ट्रांजेक्शन्स पर डे कर सकता है विद अ लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीज। न्यू यूजर के लिए UPI ट्रांसफर लिमिट भी है, जानते होंगे आप। बैंक UPI ट्रांसफर 5,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन अलाउ करता है। ऑटो पेमेंट जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर कोई आपका पेमेंट है, नेटफ्लिक्स का आपने कोई ले रखा है पैक, तो आपका मान लीजिए कि सोमवार को 10 बजे एक्टिव होना है, तो वो जो है 10 बजे से पहले या फिर 9:30 बजे के बाद नॉन पीक आवर्स में होगा। NCRB 2024 रिपोर्ट विच इंडियन स्टेट हैज रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स? NCRB 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। तो आप टॉप 10 स्टेट्स देख सकते हैं जो ये इमेज लगी हुई है, और पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर झारखंड, फिर मेघालय, फिर दिल्ली। अगर हम क्राइम रेट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB 2024 के डेटा से पता चला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम्स रिपोर्ट किए गए हैं हमारे देश में, और पर कैपिटा रेट यहाँ पर 7.4 का है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश जबकि लीस्ट
पॉपुलेटेड स्टेट्स में से आता है, जबकि उत्तर प्रदेश तो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। यहाँ पर चलो क्राइम होता ही होगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश तो काफ़ी कम जनसंख्या है, पर यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्राइम रेट पर कैपिटा है। इसके बाद फिर झारखंड है, फिर मेघालय है, फिर दिल्ली है। हु वॉज ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2025? 2025 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, नितिन गडकरी। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्हें लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2025 से सम्मानित किया गया है। 1983 में ये लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड का गठन किया गया था और कई एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को दिया जा चुका है, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं जैसे इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी और जो आपके प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन सबको ये अवार्ड मिला है। Who has been appointed as the MD and CEO of IndusInd Bank? IndusInd Bank के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है राजीव, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है, राजीव आनंद। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखिए, गलती से ए लिखा गया है, परिणाम सही है ऑप्शन सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राजीव आनंद को एमडी एंड सीईओ बनने की मंजूरी दे दी है मुंबई बेस्ड इंडसइंड बैंक में 3 साल के पीरियड के लिए, और इस पोजीशन पर ये सुमंत कथपालिया को सक्सीड कर रहे हैं। इससे पहले जो राजीव आनंद थे डिप्टी एमडी भी रहे हैं एक्सिस बैंक में। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एआई पार्क आंगनवाड़ी इनोग्रेटेड? भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, नागपुर। तो देखिए, इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट एआई पार्ट आंगनवाड़ी इनोग्रेट की गई है नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में मिशन बाल मुरारी के तहत। तो इस ये आंगनवाड़ी जो है वदमना, जो कि हिंगना तालुका में है, यहाँ स्थित है। और जैसे एआई टेक्नोलॉजी, जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी का आप कहेंगे, वर्चुअल रियलिटी वीआर हेडसेट्स हैं यहाँ पर, एआई इंटीग्रेटेड स्मार्ट डैशबोर्ड्स हैं, इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेन किया जा रहा है एडवांस स्मार्ट टूल्स के साथ। इन द पब्लिक सेक्टर विच बैंक हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स? किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में सबसे अधिक अघोषित जमा राशि है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इनमें जो अनक्लेम डिपॉजिट है, जिस पर किसी ने क्लेम नहीं किया कि हमारा डिपॉजिट है, तो ऐसे डिपॉजिट की वैल्यू 67,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। जो सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स होते हैं उनमें जो बैलेंस होता है जो 10 साल तक इनऑपरेटिव, यानी कि उसमें से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, किसी ने क्लेम नहीं किया है, ना पैसा निकाला है ना डाला है, ठीक है, तो इस तरह के डिपॉजिट को हम अनक्लेम डिपॉजिट बोलते हैं। और इसको बैंक्स द्वारा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड DEA में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ये जो फंड है इसको RBI द्वारा मेंटेन किया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालांकि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं NBFC, उन्हें ऐसी ज़रूरत नहीं होती, वो इस तरह का अनक्लेम डिपॉजिट DEA फंड में ट्रांसफ़र नहीं करती है। अब अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा इस तरह का अनक्लेम डिपॉजिट है। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ICICI बैंक में सबसे ज़्यादा इस तरह का अनक्लेम डिपॉजिट है। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 इस अनक्लेम डिपॉजिट के लिए लाई गई थी। और यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर पंजाब नेशनल बैंक है, फिर तीसरे नंबर पर कैनरा बैंक है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। What is the name of the new taxi service to be launched by cooperatives in India by the end of 2025? 2025 के अंत तक भारत में सहकारी समिति द्वारा शुरू की जाने वाली नई टैक्सी सेवा का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारत। तो 8 कोऑपरेटिव्स मिलकर 2025 के एंड तक एक टैक्सी सर्विस लॉन्च करने वाली, इसका नाम होगा भारत। जैसे ओला और उबर है, इसी तरह से ड्राइवर्स को अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, सेफ, अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे पैसेंजर्स को। मल्टी स्टेट सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव्स लिमिटेड, जिसे रजिस्टर किया गया 6 जून को, इसमें NCDC, इफको, GCMMF, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, नाबार्ड, NDDB, NCEL, इस तरह के कोऑपरेटिव शामिल हैं। और 300 करोड़ रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है। एंटायरली इसको कोऑपरेटिव द्वारा फंड किया गया है, गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं है इसमें। IIM बेंगलोर मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर रहा है इस टैक्सी सर्विस के लिए।
कोऑपरेटिव्स यानी कि देखिए बहुत सारे लोग मिलकर जब एक मतलब एक वॉलेंट्री अपने कॉमन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल नीड्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है अमूल, जहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो मिल्क लाते हैं, प्रोसेस करते हैं, सेल करते हैं अमूल ब्रांड के तहत और प्रॉफिट को शेयर करते हैं। Which organization developed India's first scientifically bio-authenticated lavender honey? किस संगठन ने भारत का पहला वैज्ञानिक रूप से जैव प्रमाणित लेवेंडर शहद विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। भारत ने फर्स्ट साइंटिफिकली बायो ऑथेंटिकेटेड मोनोफ्लोरल लेवेंडर हनी को डेवलप किया है। मोनोफ्लोरल मतलब एक ही टाइप के फ्लावर से प्राप्त हुआ है लेवेंडर के। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने अपने फील्ड स्टेशन पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर में इसको डेवलप किया है। लेवेंडर कल्टीवेशन जम्मू कश्मीर में काफ़ी होता है, पर्पल रिवॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। हु वॉन द हंगेरियन ग्रां प्री 2025? हंगेरियन ग्रां प्री 2025 किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने हंगेरियन ग्रां प्री 2025 जीत लिया है। ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो फॉर्मूला 1 में मैक्लेरन के लिए compete करते हैं। Which organization has signed an MOU with the Indian Association of Gold Excellence and Standards to strengthen accreditation in gold industry? किस संगठन ने स्वर्ण उद्योग में प्रत्यायन को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय स्वर्ण उत्कृष्टता एवं मानक संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है ICAI। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड के साथ, ताकि एक रोबस्ट एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क बनाया जा सके जो वैल्यू चेन पार्टनर्स हैं गोल्ड इंडस्ट्री में। एक्रेडिटेशन आप जानते हैं ना, जिससे किसी को मान्यता देना कि हाँ आप ये कार्य कर सकते हैं। वैल्यू चेन पार्टनर्स मतलब जैसे गोल्ड की माइनिंग होती है, फिर रिफाइन किया जाता है, ठीक है, फिर अलग अलग जगह पर बेचा जाता है, कई तरह के प्रोसेस होते हैं गोल्ड इंडस्ट्री में, तो बीच बीच में जो बिजनेसेस आते रहते हैं उनको मान्यता देना। What is the total penalty imposed by IRDAI on policy बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स? IRDAI ने पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स पर कितना जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 5 करोड़ रुपए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी ठोकी है पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स पर। कुछ लैप्सेस हुए हैं। पॉलिसी बाजार का हेडक्वार्टर्स गुड़गांव में है और सब्सिडरी है PB फिनटेक लिमिटेड की। PB फिनटेक लिमिटेड ऑल्सो ओनर है पैसा बाजार की भी। तो पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार ये दोनों एक ही कंपनी की सब्सिडरी हैं PB फिनटेक लिमिटेड। व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ UPI ट्रांजैक्शंस इन जुलाई? जुलाई में UPI लेन देन का कुल मूल्य कितना था? राइट आंसर ऑप्शन डी है 25.08 लाख करोड़ रुपीस। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ट्रांजैक्शंस का जो वॉल्यूम है वो ऑल टाइम हाई पहुंच गया है जुलाई में। 19.47 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, 35% ईयर ऑन ईयर वृद्धि देखी गई है, ऐसा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा में बताया गया। ओवरऑल UPI ट्रांजैक्शन वैल्यू 22% तक बढ़ी है ईयर ऑन बेसिस पर, और ये 25.08 लाख करोड़ रुपए रही है जुलाई में। तो ये तो है वैल्यू, कितने करोड़ लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, और ये 19.47 बिलियन है, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऑन एन एवरेज 628 मिलियन UPI ट्रांजैक्शंस डेली हुए हैं जुलाई में, जबकि जून में 18.40 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे 24.04 लाख करोड़ रुपए के। Which airport operator recently concluded the largest unlisted private placement of non-convertible debentures in India's airport sector? हाल ही में किस हवाई अड्डा संचालक ने भारत के हवाई अड्डा क्षेत्र में गैर परिवर्तनीय डिबेंचर का सबसे बड़ा गैर सूचीबद्ध निजी प्लेसमेंट संपन्न किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कि ऑपरेटर है कॉम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का, इसने सक्सेसफुली लार्जेस्ट अनलिस्टेड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कंक्लूड किया है इंडिया के एयरपोर्ट सेक्टर में, और 9,000 करोड़ रुपए इसने रेस किए हैं। अब इसका मतलब क्या है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? इसका मतलब होता है, देखिए जो ये एयरपोर्ट है, मान लीजिए इसने इन्वेस्टर से 10,000 रुपये उठाए हैं, ठीक है, अब 10,000 रुपये इसने इन्वेस्टर से उठा लिए, और इन्वेस्टर्स को कहा मैं आपको 5 साल बाद ये 10,000 रुपये वापस दूंगा, लेकिन इतने 5 साल तक, मतलब 5 साल बाद तो मैं आपको उतना ही पैसा वापस दे दूंगा, लेकिन इतने हर साल में आपको 7% के हिसाब से, परिणाम के हिसाब से पैसा देता रहूँगा। 10,000 रुपये उठाए थे इसने,
और अब 7% के हिसाब से कितना हुआ, 700 रुपये। तो 700 रुपये पर एनम मैं आपको देता रहूँगा 5 साल तक, और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको ये जो 10,000 लिए थे वो आपको वापस दिला दूंगा। लेकिन आपसे मैं पैसा ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी कंपनी में जो है साझेदार बन जाएंगे, आपके शेयर होल्डर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, आप उनको शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, पैसा वापस देते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। जो ये बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जैसे पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया गया है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट है साउथ इंडिया का, थर्ड लार्जेस्ट है हमारे देश में। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट मैरीन फिश लैंडिंग्स इन 2024? किस भारतीय राज्य से 2024 में सबसे अधिक समुद्री मछली प्राप्त हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। तो इंडिया का जो मैरीन फिश लैंडिंग है ये 3.47 मिलियन टन रहा है 2024 में। हालांकि थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है 2% का, अगर हम 2023 से कंपेयर करें, ऐसा आईसीआर सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरल द्वारा बताया गया है। यानी कि जैसे फार्मर्स हैं वो समुद्र से मछली पकड़ के लाते हैं, फिर तट पर लाते हैं, तो उसकी बात हो रही है। गुजरात टॉप पोजीशन पर है ओवरऑल फिश लैंडिंग में 7.54 लाख टन के साथ। उसके बाद फिर तमिलनाडु आता है, फिर केरल आता है। और इसमें ये भी दिया है कि इंडियन मैकेरल ये मोस्ट लैंडेड स्पीसीज है हमारे देश में, 2.63 लाख टन ये प्राप्त हुई है, ये वाली स्पीसीज है इंडियन मैकेरल। What is the name given to the newly discovered blood group antigen in a 38-year-old woman from Kolar district of Karnataka? कर्नाटक के कोलार जिले की 38 वर्षीय महिला में नए खोजे गए रक्त समूह एंटीजन को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है क्रीप। देखिए, रिसर्चर्स ने एक ऐसा ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया है जो पहले कभी नहीं सुना गया था, कभी डिस्कवर नहीं हुआ, और ये 38 साल की महिला है, कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से। तो इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी जो कि ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में है, इन्होंने इस अननोन ब्लड ग्रुप एंटीजन को डिटेक्ट किया। 10 महीने की एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद इन्होंने कहा कि ये नया एंटीजन है, ये क्रोमर सीआर ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा है, और इस ग्रुप का नाम दिया गया इन्होंने क्रीप। तो सीआर इसमें क्रोमर है, आईवी का मतलब है इंडिया बेंगलुरु। इस तरह से महिला फर्स्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास ये एंटीजन है। मोस्ट कॉमनली टेस्टेड एंड इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप्स आप जानते हैं, एबीओ, एबीओ, एबी एंड आरएचटी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत कितने संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 7 इंस्टीट्यूट, जिसमें 4 आईटीज हैं, 3 आर&डी लैब्स हैं, इन्हें सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत। इनके नाम आप देख सकते हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी रुड़की, सीएसआई आईएमएमटी भुवनेश्वर, सीएसआईआर एनएमएल जमशेदपुर, एनएफटीडीसी हैदराबाद। बजट 2024-25 में ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की गई थी। 34,300 करोड़ रुपए की लागत से 7 साल तक ये चलने वाला है मिशन। भारत ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर, फास्फोरस, पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम एटसेट्रा ये सब आते हैं। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट अंडर-17 वर्ल्ड चैंपियन इन द 110 kg ग्रेको रोमन कैटेगरी? 110 किलोग्राम ग्रेको रोमन वर्ग में भारत के पहले अंडर-17 विश्व चैंपियन कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन भी है हरदीप सिंह। तो अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 ये एनोलियोसिया ओलंपिक हॉल एथेंस ग्रीस में हुई है, और यहाँ हरदीप सिंह भारत के ये इंडिया के फर्स्ट अंडर-17 वर्ल्ड चैंपियन बने 110 kg वेट क्लास ऑफ ग्रेको रोमन स्टाइल में। ईरान के यजदान दरुस को इन्होंने हराया है। दिस इज द हैवीएस्ट वेट क्लास इंडिया हैज एवर वॉन अ गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड अंडर-17 लेवल। किस मंत्रालय ने ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर पहल शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द अपना घर इनिशिएटिव फॉर ट्रक ड्राइवर्स? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी सेफ्टी और वेलबींग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक एम्बिशियस इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका टाइटल है अपना घर। इसका मकसद है जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जब वो मेजर हाईवेज पर चलते हैं तो उनको एक कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक रेस्टिंग स्पेस प्रोवाइड कराना ताकि आराम कर सके। 1 जुलाई 2025 तक बात करें तो टोटल 368 अपना घर यूनिट्स बनाए गए हैं जिनमें 4611 बेड्स हैं।
और कहाँ पर, जैसे ये पेट्रोल पंप के आसपास या फिर नेशनल स्टेट हाईवेज पर कई तरह की सर्विसेज में प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे डॉर्मेट्री अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट्स और ढाबास, क्लीन टॉयलेट्स, डेडिकेटेड बाथिंग एरियाज, सेल्फ कुकिंग स्पेसेस और प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर, सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है ट्रक ड्राइवर्स के लिए। हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ द सतीश धवन स्पेस सेंटर? हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पद्म कुमार ES। पद्म कुमार ES ये डायरेक्टर बनाए गए हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के, और इस पोजीशन पर ये A राजराजन को सक्सीड कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टर बनाए गए हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम के। सतीश धवन स्पेस सेंटर एक प्राइमरी स्पेस पोर्ट है इसरो का, श्रीहरिकोटा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आता है, पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स एस्टेब्लिश्ड? लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहाँ स्थापित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है गचिबौली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत इन्होंने गचिबौली स्टेडियम कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में इंडिया का फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स लॉन्च किया है। तो इसमें टैलेंट स्काउटिंग, ट्रेनिंग, करिकुलम, ठीक है, ये सब होंगे। और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना ये इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, फाइनेंशियल एंड वेलफेयर सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। द शक्ति श्री प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट? शक्ति श्री कार्यक्रम किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है शक्ति श्री, और इसका मकसद है जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड कराना। तो 16 यूनिवर्सिटीज़ एंड 730 गवर्नमेंट एंड एडेड कॉलेज में ये जो शक्ति श्री इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर डिटेल भी लिखी है कि क्या क्या है इसमें। CCTV सर्वेलेंस रहेगा, ठीक है, और ऑल कैंपस टू हैव ट्रेन्ड स्टूडेंट लीडर्स। Which organization launched Universal Health Coverage Practitioners and Experts Knowledge Exchange and Resources? किस संगठन ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है मासातो कांडा, इन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज को लॉन्च किया है, जिसका मकसद है एशिया एंड पैसिफिक में जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको बढ़ाना। जैसे नाम से पता चल रहा है जो प्रैक्टिशनर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। Which country is introducing a ban on children under 16 from creating YouTube accounts? कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर YouTube अकाउंट्स बनाने पर प्रतिबंध लगा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो 16 साल से कम के बच्चे उन्हें बैन कर देगा, वो यूट्यूब अकाउंट्स नहीं क्रिएट कर सकते इस दिसंबर से। और वर्ल्ड में पहली बार इस तरह का सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है। ऑलरेडी ये टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और अब यूट्यूब पर अप्लाई किया जा रहा है। जो 16 साल से कम के बच्चे हैं, हालांकि वो यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं बिना अकाउंट के, पर वो कंटेंट को पोस्ट नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते और पर्सनलाइज्ड वीडियो रिकमेंडेशंस नहीं प्राप्त कर सकते। When was the 15th India Organ Donation Day observed? 15वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है 3 अगस्त। 15th एडिशन ऑफ इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ये 3 अगस्त को मनाया गया है। इस साल का थीम रहा अंगदान जीवन संजीवनी अभियान। मुझे इसमें थोड़ा डाउट है ना, ये 2 अगस्त होना चाहिए। अगर 2 अगस्त है मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि देखिए जो बैनर लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है 15th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 2 अगस्त, ठीक है। हालांकि ये PIB में 3 अगस्त को छपा था कि टुडे करके, कि टुडे ये बनाया जा रहा है। हो सकता है ये दिन पहले ये कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया हो, कॉन्फ्रेंस की डेट डाली हो, पर जो भी होगा उसको देख लेंगे ना। PDF वालों को तो उसमें ही सही कर दूंगा मैं, और जो वीडियोस देखते हैं उनका मैं जो असाइनमेंट क्वेश्चन पूछते हैं उसमें देख लेंगे। अच्छा, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को मनाया जाता है। थीम रहा अंगदान जीवन संजीवनी अभियान।
और आपको बता दें, अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर आता है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना के बाद। हु लॉन्च द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, IEMI? भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है ताकि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ट्रैक किया जा सके कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल्स हैं कितना उन्होंने अचीव किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस तरह से चल रहे हैं वहाँ पर, मतलब कितनी संख्या में चल रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन कैसे हैं, ये सब। तो इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज को 100 में से इनको इवेल्यूएट किया गया है 16 इंडिकेटर्स और 3 कोर थीम्स में। 3 कोर थीम्स कौन से हैं? पहला है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, डिमांड साइड एडॉप्शन को कैप्चर करने के लिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस। तीसरा है ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस। IEMI स्कोर्स की अगर हम बात करें, यानी कि इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स की बात करें, तो इसमें स्टेट्स को फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर्स और एस्पिरेंट्स में कैटेगराइज किया गया है। फ्रंट रनर्स में दिल्ली, महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़ है। परफॉर्मर्स में कर्नाटक, तमिलनाडु एंड हरियाणा है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस में देखें तो फ्रंट रनर्स में चंडीगढ़, दिल्ली एंड महाराष्ट्र है। परफॉर्मर्स में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड गोवा है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, इसमें फ्रंट रनर्स हरियाणा, कर्नाटक, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश है। ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस, इसमें फ्रंट रनर्स दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा एंड तेलंगाना है। विच कंपनी इज एक्वायरिंग जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड? कौन सी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड का अधिग्रहण कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का जो एक्विजिशन किया जाएगा डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड द्वारा, उसको अप्रूव कर दिया है। तो 100% एक्विजिशन होगा ये जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड के द्वारा। Which European software company signed a pact with Gati Shakti Vishwavidyalaya to digitally skill professionals in India's logistics and transport sector? किस यूरोपीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने भारत के लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में पेशेवरों को डिजिटल रूप से कुशल बनाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, SAP। तो यूरोप का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मेकर SAP और गति शक्ति विश्वविद्यालय, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है जिसके जरिए इंडिया का जो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको डिजिटली स्किल बनाया जाएगा ताकि एक फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार की जा सके। विच कंपनी विल एक्वायर 100% स्टेक इन रियो मनी? कौन सी कंपनी रियो मनी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी है, जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड। तो जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड 100% स्टेक एक्वायर करेगी फिनटेक स्टार्टअप रियो मनी में 22 करोड़ के लागत से। रियो मनी एक फिनटेक कंपनी है और आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट पेमेंट्स के जरिए या फिर QR कोड्स के जरिए इस रियो मनी को यूज़ करके। यस बैंक के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है। विच कमोडिटी एक्सचेंज अनाउंस द लॉन्च ऑफ कार्डामम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स? किस कमोडिटी एक्सचेंज ने इलायची फ्यूचर अनुबंध शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम कार्डामम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च किया गया है। सिंबल इस कार्डामम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का है कार्डामम, मतलब कार्डामम में जो लिखा हुआ है। ट्रेडिंग यूनिट 100 kg रहेगा, मैक्सिमम ऑर्डर साइज 5000 kg, टिकट साइज या फिर मिनिमम प्राइस मूवमेंट 1 रुपीज़ पर kg रहेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए रेट घटते बढ़ते रहते हैं, तो जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने पहले ही इलायची के लिए जो रेट है वो लॉक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जुलाई चल रहा है, अब उन्हें पता है कि अगस्त आते हुए या सितंबर आते हुए इलायची के रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो फ्यूचर डेट के प्राइस वो पहले ही लॉक कर देते हैं। ये कहेंगे कि हम जो है जो कार्डामम का प्राइस है वो 2000 रुपये देंगे, 2000 रुपये पर kg, ठीक है। और हो सकता है जब अगस्त आए तो वो 2200 हो जाए, ठीक है, तो उसको फ़ायदा ही तो होगा। जिसने लॉक कर लिया था तो 2200 में बेच सकता है, हालांकि उसने खरीद कितने में रहा है वो 2000 में। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगस्त में प्राइस 1900 हो जाए, तब उसको घाटा हो जाएगा 100 का, ठीक है। तो इस तरह से चलता है, पहले ही लॉक कर दिया आपने प्राइस। और 1 यूनिट यानी कि 100 kg और मैक्सिमम ऑर्डर कितना रहेगा 50 यूनिट यानी कि 5000 kg तक।
The exercise दिव्य दृष्टि was conducted by Indian Army in which Indian state? दिव्य दृष्टि अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है सिक्किम। तो इंडियन आर्मी ने सिक्किम में नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया है जो कि बैटलफील्ड अवेयरनेस, रियल टाइम सर्विलेंस और क्विक डिसीजन मेकिंग में यूजफुल साबित होंगी। एक्सरसाइज का नाम है दिव्य दृष्टि और त्रिशक्ति कॉर्प्स जिसने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया हैज साइंड अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है मोरक्को। भारत और मोरक्को ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन की है और जुडिशियल एंड लीगल स्फीयर में कोऑर्डिनेशन करेंगे दोनों ही देश। द पार्टनरशिप वुड अलाउ the legal communities of both nations to share knowledge, build institutional capacity, and contribute to the rule of law through structured legal engagement. What is the minimum investment amount required to participate in a specialized investment fund? विशिष्ट निवेश कोष में भाग लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश राशि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 10 लाख रुपीस। देखिए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स ये म्यूचुअल फंड्स का ही एक तरह का ब्रांच समझ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने कहा है कि आप ये बस ध्यान रखिएगा कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बनी रहे इन्वेस्टर्स द्वारा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 10 लाख रुपए। तो ये हमेशा बनी रहे, ये आप इंश्योर कीजिएगा। और अगर 10 लाख से नीचे जाती है इन्वेस्टर्स की टोटल इन्वेस्टमेंट इस स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स में तो उसको एक्टिव ब्रीच माना जाएगा। ठीक है, और दोबारा से अगर वो फिर से रिस्टोर कर लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो उनका जो भी यूनिट्स है उनको अनफ्रोज कर दिया जाएगा, मतलब अनलॉक कर दिया जाएगा। विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस हैज बीन रिसेंटली लेबल्ड कैंसरस बाय WHO? हाल में WHO ने किस प्रकार के हेपेटाइटिस को कैंसरकारी करार दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस टी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अनाउंस किया है कि हेपेटाइटिस टी को कैंसरस की कैटेगरी में रखा जा रहा है और काफ़ी ध्यान रखने की जरूरत है। एक ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ये बनता जा रहा है। जितने भी टाइप्स के हेपेटाइटिस होते हैं ये लीवर इन्फेक्शन से जुड़े होते हैं और केवल हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी ये क्रोनिक इन्फेक्शन ला सकते हैं और लीवर सिरोसिस, फेलियर और कैंसर का रूप ले सकते हैं। हेपेटाइटिस डी ये 2 से 6 गुना हायर रिस्क होता है लीवर कैंसर का अगर हम हेपेटाइटिस बी से इसको कंपेयर करें। हेपेटाइटिस डी सीरियस लीवर इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण होता है। हालांकि हेपेटाइटिस बी वायरस के बिना ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये अकेला इन्फेक्शन नहीं कर सकता, ये हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ मिलकर करता है। तो हेपेटाइटिस डी केवल उन्हीं को अफेक्ट करेगा जो हेपेटाइटिस बी जिन्हें पहले से हुआ है। साथ ही में टेलीग्राम पर जुड़े ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।